आप लोगों को दूसरा हीरो चाहिए, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने तिरशांस और रियाना को लेकर स्टोरी सोची है। इसलिए हीरो तो तिरशांस ही रहने वाला है। अब तक हमने सुना कि रोहिणी जी रियाना को तान्या की तरह कपड़े पहनने के लिए कहती हैं, जिसे सुनकर रियाना अपनी वॉइस रिकॉर्ड की और वो रोहिणी जी से बोली, मोम आप मुझे क्यों तान्या की परछाई बनाना चाहती हैं। जिसे सुनकर रोहिणी जी के चेहरे के भाव बदल गए। वो प्यार से बोली, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम भी शरीर खानदान की बेटी कहलाओ। जिसे सुनकर रियाना बोली, इसमें मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और हाँ कुछ साल और आप और मैं यहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि भले ही मिस्टर शरीन प्रतीक ने कुछ गलत किया हो, मगर ये सच नहीं बदल सकता। मिसेस शरीन उनकी लीगली वाइफ है और इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है। इसलिए आपको उस घटिया इंसान के लिए खुद को परेशान करना नहीं चाहिए। जिससे रोहिणी जी के भाव बिगड़ गए। वो रोते हुए बोले, आखिर इसमें मेरी क्या गलती है रियाना? आखिर मैं क्यों दूसरी औरत कहलाऊं, जबकि दूसरी औरत तो वो अर्चना है ना, जिसने मेरी सारी खुशियां छीन ली। इतना बोलकर वो बाहर चली गई। वही रियाना ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो कभी भी रोहिणी जी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, मगर वो इस बार कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहती थी। वो भी कमरे से बाहर चली गई। वो नीचे आई तो सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, मगर वहाँ रोहिणी जी मौजूद नहीं थी। जिससे रियाना अपने सीट से उठने लगी। तभी उसे रोहिणी जी आती हुई नजर आई, जिसे देखकर वो दोबारा से सीट पर बैठ गई। सब लोग चुपचाप डिनर करने लगे। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रियाना जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, उसके कानों में रोहिणी की जी की बातें गूंजने लगी, जिससे रियाना का चेहरा भावहीन हो गया। वो बिना भाव के बोली, मोम आई एम सॉरी, मगर मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती क्योंकि मुझे उस ड्रामेबाज तान्या की तरह नहीं बनना। इतना बोलकर वो वॉशरूम में चलेगी। कुछ देर बाद वो एक टी शर्ट और शॉर्ट पहनकर बाहर आई, जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। वो बिस्तर पर गई और सो गई। इधर रोहिणी जी के कमरे में वो अपने हाथ में पकड़ी हुई तस्वीर को देखकर वो नफरत से बोली, अर्चना तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब तुम देखो, मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। तुम्हारा पति और अपनी बच्ची को इस घर की प्रिंसेस बनाऊंगी। वो इस वक्त बहुत डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों में शरीन खानदान के लिए नफरत भरी हुई थी। अगली सुबह तिरशांस इस वक्त शर्टलेस होकर पुशअप कर रहा था। वो इतना हॉट लग रहा था कि अगर कोई लड़की देखे तो उसके प्यार में गिर जाए। मगर तिरशांस एक स्टोन हार्ट इंसान था, जिसे किसी की कोई मतलब नहीं था। उसने तौलिए से पसीना पोंछा और वॉशरूम की तरफ चला गया। तिरशांस की बॉडी पर शावर का ठंडा पानी गिर रहा था, जो उसको सेक्सी लुक दे रहा था। वो कुछ देर बाद टॉवल पहनकर बाहर आए और वार्डरोब से कपड़े निकाल कर पहनने लगा। उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक टैक्सीडो पहना हुआ था। ब्लैक कलर उसके गोरे रंग पर बहुत ही ज्यादा फव रहा था। वो नीचे आया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तभी एक सर्वेंट ने खाना सर्व किया। तिरशांस बिना भाव से नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद वो मेंशन से बाहर आ गया। गार्ड्स ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और तिरशांस भारद्वाज रोब के साथ कार में बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिसे कल ही तिरशांस ने असिस्टेंट के फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था। लगभग 20 मिनट बाद तिरशांस की कार एक बड़े से होटल पर आकर रुकी, जिसके बाहर बड़े बड़े अक्षरों में मूनलाइट लिखा हुआ था। तिरशांस के पीछे बॉडीगार्ड की कार थी। तभी एक गार्ड ने जल्दी से आकर तिरशांस की गाड़ी का गेट खोल दिया, जिसमें से तिरशांस अपने एटीट्यूड और रोब से उस होटल के अंदर चला गया, जहां पर पहले से ही उस होटल का मैनेजर खड़ा था। क्योंकि वो तिरशांस को इग्नोर करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसके स्वागत के लिए आधे घंटे पहले ही इंतजार कर रहा था। मगर तिरशांस ने ज़्यादा कोई बात किए बिना अपने कदम वहां से लिफ्ट की ओर बढ़ा दिए। उसके कुछ देर बाद तिरशांस की लिफ्ट टॉप फ्लोर पर आकर रुकी, जिससे तिरशांस और उसका असिस्टेंट दोनों ही निकलकर एक कमरे में आकर खड़े हो गए। असिस्टेंट ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। तिरशांस के सभी गार्ड्स बाहर खड़े हो गए। तिरशांस जल्दी से कमरे से बाहर आया। वहां मौजूद मिडिल एज आदमी और एक 23 साल की लड़की अपनी जगह से उठ खड़े हुए। तिरशांस ने उस मिडिल एज आदमी से हाथ मिलाया, जिसका नाम रजत मेहरा था। वो काफ़ी जाने माने बिजनेसमैन थे, बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ही सम्मानित थे। तभी मिस्टर मेहरा बोले, मिस्टर भारद्वाज, आपसे मिलकर खुशी हुई। उन्हें बहुत अच्छे से पता था, भले ही उनके सामने बैठा वो कम एज का लड़का था, मगर उसके बिजनेस में पकड़ और ताकत किसी को भी बर्बाद कर सकता था। इसलिए कोई भी शख्स
तिरसांस को नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। मीटिंग स्टार्ट हुई। इसी के साथ मिस्टर मेहरा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगे। वही उनकी बेटी लावण्या मेहरा लगातार तिरसांस को देख रही थी। उसकी आंखों में तिरसांस के लिए लस्ट और लालच नजर आ रहा था, जिसे तिरसांस भी महसूस कर रहा था, जिसे उसे महसूस कर उसे गुस्सा आ रहा था। मगर तभी अचानक ही उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान खिल गई। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हुई। उन दोनों ने डील फाइनल कर ली। जाते हुए भी लावण्या अपने लस्ट भरी आंखों से तिरसांस को देख रही थी। तभी तिरसांस अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा किया और वो भी वहां से निकल गए, क्योंकि उसे कॉलेज जाना था, बिकॉज आज उसकी क्लास थी जहां वो सेकेंड ईयर को पढ़ाने वाला था। तभी उसकी गाड़ी वहां से कॉलेज के लिए निकल गई। इधर दूसरी तरफ रियाना ने नाश्ता किया। उसने आज बहुत ही खूबसूरत जंप सूट पहना हुआ था, जिसमें वो किसी डॉल से कम नहीं लग रही थी। वो जल्दी से रोहिणी जी को हक कर वहां से बाहर चली गई। तान्या और सारा भी बाहर चले गए, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। तान्या ने रियाना को देखा, जो हेलमेट पहन रही थी। वो मासूमियत से बोली, तुम क्या हमारे साथ चलना चाहोगी रियाना? जिसे सुनकर रियाना ने एक नज़र तान्या को देखा, फिर बिना भाव के बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस सरीन, मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। वही सारा गुस्से से बोली, ये घटिया लड़की खुद को समझती क्या? इस मनुष्य लड़की को इस घर में रख रहे हैं, वरना सड़ रही होती उसी अनाथ आश्रम में ब्लडी बीच। जिसे सुनकर तान्या बोली, सारा ऐसा नहीं बोलते, अब चलो वरना हम क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। इधर आधे रास्ते में रियाना की स्कूटी खराब हो गई, जिससे उसका चेहरा रोने जैसे हो गया। वो स्कूटी को देखने लगी। तभी उसकी नज़र बाइक रिपेयरिंग शॉप पर गई। वो जैसे तैसे कर स्कूटी को रिपेयरिंग शॉप पर ले गई। उसके बाद उसने स्कूटी को ठीक करने के बोला और वो मैकेनिक बोला, मैम ये शाम तक ठीक हो जाएगा। जिसे सुनकर रियाना का चेहरा रोने जैसा हो गया, मगर वो क्या ही कर सकती थी, इसलिए उसने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चली गई। उसे कॉलेज के लिए लेट हो रहा था, मगर अभी उसे कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी, जिसे वो रुआसी आवाज़ में बोली, भगवान जी आपको भी क्या अभी ही स्कूटी खराब करनी थी? अब मैं क्या करूँ, मुझे लेट हो रहा। तभी एक बाइक उसके सामने आकर रुकी, जिसे देखकर रियाना कन्फ्यूजन से देखने लगी। तभी वो बाइक पर बैठा शख्स बोला, आपको लिफ्ट चाहिए? जिस पर रियाना मना करने वाली थी, मगर अभी उसे देर हो रही थी, इसलिए उसने हाँ बोला और बाइक पर बैठ गई। तभी वो लड़का बोला, तुम रियाना हो ना? जिससे रियाना हैरान रह गई, मगर फिर शख्स से बोली, तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो लड़का हंसते हुए बोला, तुम अपने क्यूटी को भूल गई। जिसे सुनकर रियाना हैरान रह गई। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगी, आखिर ये कौन है? तभी उसे याद आया। वो हैरानी से बोली, ऋषभ। जिससे वो लड़का, जो कोई और नहीं ऋषभ भारद्वाज था, रियाना का ट्विन ब्रदर। ये और रियाना बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं, जो एक दूसरे से क्यूटी और कपकेक बोलते थे। रियाना का निकनेम कपकेक था और ऋषभ का क्यूटी। ऋषभ भी बहुत हैंडसम था, मगर तिरसांस से कम। कुछ देर बाद ऋषभ की बाइक कॉलेज में आकर रुकी। रियाना बाइक से उतरी और ऋषभ से भी बाइक पार्क की और दोनों कॉलेज के अंदर चले गए। इससे पहले ऋषभ आउट ऑफ कंट्री था, मगर अब वो सेकेंड ईयर की पढ़ाई के लिए इंडिया ही रहने वाला था। जब रियाना ने तिरसांस को प्रपोज किया था, उसके एक दिन पहले के बाद से ऋषभ आज ही कॉलेज आ रहा था, इसलिए उसकी तबीयत खराब थी। जितने भी स्टूडेंट थे यह सब देखकर दोनों को देख रहे थे। वो उन दोनों को देखकर गॉसिप कर रहे थे, अब इस लड़की को देखो, नए लड़के के साथ घूम रही है। हाँ, वो भी तिरसांस सर के भाई के साथ। ये लड़की सच में एक गोल्ड डिगर है, जिसे अमीर बंदों को फंसाने से फुर्सत नहीं मिली थी। भाई उसकी बातें सुनकर रियाना को कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर ऋषभ गुस्से से भर गया। वो गुस्से से बोला, जस्ट शट अप, बंद करो अपनी बकवास। रियाना मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसे अपनी छोटी बहन जैसा मानता हूँ, मगर रियाना के खिलाफ एक भी गलत वर्ड बोला ना तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। सब लोग चुप हो गए। उस लड़की का मुंह काला पड़ गया। तभी एक लड़की बोली, तुम लोगों को सब गॉसिप करना आता, किसी के बारे में भी सिर्फ ऐसी घटिया ही बातें करते हो, मगर वो तो ऐसी नहीं है। शायद तुम खुद के बारे में सबको बता रहे हो। इतना बोलकर वो भी उसके पीछे चली गई। वो तीनों क्लास के अंदर जाते हुए, मगर उन्होंने देखा क्लास में पहले से ही तिरसांस था, जिससे उन तीनों का मुंह बन गया। वो जो लड़की थी उसका नाम रश्मिका देशमुख था। वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। वो तीनों दरवाजे पर खड़े थे। तभी ऋषभ बोला, मैं आई कम इन सर? जिस पर पूरी क्लास और तिरसांस और सब लोग दरवाजे की तरफ देख रहे थे। भाई ऋषभ को देखकर खुसर-पुसर रोने लगी, मगर जैसे ही उन्होंने तिरसांस की ठंडी आंखें महसूस की, पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया।
तिरसांस घड़ी देखी, फिर बिना भाव के बोला तुम तीनों बाहर खड़े हो जाओ, क्योंकि वो तीनों पूरे आधे घंटे लेट हो चुके थे। जिसे सुनकर ऋषभ कुछ नहीं बोला, मगर तिरसांस का खतरनाक आंखें देखकर उसने अपना थूक गटक लिया और वो तीनों बाहर चले गए। सारा तान्या से बोली, ये रियाना आखिर ऋषभ के साथ क्यों है? तभी तान्या बोली, उससे पहले ही तिरसांस बोला, मिस सारा आप क्या बात कर रही हैं? जिसे सुनकर सारा डर गई और हकलाते हुए बोली, सर। इतना बोलकर वो चुप हो गई। तिरसांस पढ़ाने लगा। इधर क्लास के बाहर ऋषभ, रियाना और रश्मिका तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ऋषभ बोला, ये भाई भी ना कितने खराब हैं, अपने भाई के साथ कोई ऐसा करता है क्या? जिसे सुनकर रियाना बोली, तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब उस क्रोकी कर सिर्फ रश्मिका और मुझे क्लास से बाहर निकालना चाहिए था। जिसे सुनकर ऋषभ बोला, नहीं मेरी माँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था। मगर रश्मिका और रियाना दोनों ही ऋषभ को बुरी तरह घूरने लगी, जिसे देखकर वो सकपका गया। अचानक रियाना ने उसके बाल पकड़ लिए। वो दोनों एक दूसरे के बाल खींचने लगे। रश्मिका उन्हें एक दूसरे से अलग करते उससे ही पहले वहां एक सर्द आवाज गूंजी, क्या हो रहा है? जिसे सुनकर उन दोनों ने एक दूसरे के बाल छोड़ दिए। तभी उन्होंने देखा कि तिरसांस उन दोनों को घूर रहा है, जिससे उन दोनों ने अपना सिर झुका लिया। तभी तिरसांस वहां से जाते हुए बोला, तुम दोनों मेरी कैबिन में आओ अभी। जिसे सुनकर उन दोनों का चेहरा रोने जैसा हो गया। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और वहां से तिरसांस के कैबिन की तरफ चला गए। रश्मिका अफसोस से सिर हिलाने लगी। उसके बाद वो भी क्लास के अंदर चली गई। इधर रियाना और ऋषभ तिरसांस के कैबिन के बाहर खड़े थे। ऋषभ ने लॉक किया। अंदर से एक सर्द आवाज आई, कम इन। उसे सुनकर ऋषभ और रियाना दोनों कैबिन के अंदर चले गए। उन्होंने देखा तिरसांस का कैबिन बहुत ही लग्जरियस था, जिसका कलर व्हाइट और ब्लैक मिक्स था। जिसे सुनकर ऋषभ और रियाना कैबिन के अंदर चले गए। उन्होंने देखा तिरसांस का कैबिन बहुत ही लग्जरियस था, जिसका कलर ब्लैक और वाइट मिक्स था। तभी तिरसांस बिना उन दोनों की तरफ देखे बोला, बुक्स को अच्छे से अरेंज करो। जिसे सुनकर ऋषभ और रियाना ने एक दूसरे को देखा। उसके बाद मुंह बनाते हुए बुक्स को अरेंज करने लगे। अभी नीचे शेल्फ की किताबें, ऊपर शेल्फ की किताबें लगभग लग चुकी थी, मगर अभी भी टॉप की बुक्स बिखरी हुई थी। ऋषभ वो बुक्स भी लगाने के हुआ, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। जब उसने फ़ोन देखा तो उस पर मोम शो हो रहा था, जिसे देखकर ऋषभ रियाना से बोला, अर्जेंट। रियाना ने अपना सिर हिला दिया। तभी ऋषभ को किसी की घूरती हुई नज़रें महसूस हुई। तिरसांस ऋषभ को घूर रहा था, जिस पर ऋषभ ने क्यूट सा फेस बना लिया। फिर प्यार से बोला, प्रोफेसर मेरे घर से फ़ोन है। जिस पर तिरसांस कुछ नहीं बोला। उसने अपनी नज़रें उससे फेर ली। इधर रियाना ने एक स्टूल लिया और बुक्स अरेंज करने लगी। तिरसांस को एक इम्पोर्टेंट कॉल आई थी, तो वहाँ से थोड़ा दूर चला गया। रियाना ने आखिरी बुक लगाई और उतरने लगी, मगर तभी उसका पैर फिसल गया और वो स्टूल से नीचे गिर गई। उसने अपनी आंखें कस कर बंद कर ली, मगर तभी उसे महसूस हुआ वो किसी के मजबूत शरीर से चिपकी हुई है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसके सामने तिरसांस का हैंडसम चेहरा नजर आने लगा, जिसे देखकर रियाना की धड़कनें तेज हो गई, मगर उसने जल्दी से खुद को काबू किया और बुरा सा मुंह बना लिया। जिसे देखकर तिरसांस की आंखें छोटी हो गई। रियाना ने एक नज़र तिरसांस को देखा, फिर मुंह बनाते हुए बोली, छोड़ोगे? जिस पर तिरसांस ने रियाना को अच्छे से खड़ा कर दिया। फिर टोंट मारते हुए बोला, मिस रिन, ध्यान से काम कीजिए वरना चोट लग जाएगी और एग्जाम में फेल हो जाओगी। सुनकर रियाना अपनी आंखें छोटी कर कर बोली, मिस्टर क्रैकी कर मैं अपना देख लूँगी, आपकी इतनी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बिना भाव के बोली, मैंने बुक अरेंज कर दी, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो बिना तिरसांस के जवाब का इंतजार किए वहां से चली गई। वही तिरसांस उसे बस देखता ही रह गया। वो खुद से बोला, इस लड़की को आज क्या हो गया? आज तो इसने बचपन की तरह ड्रेसिंग की है और तो और इसकी आंखों और बातों में बचपन की तरह चमक और खनक है। अच्छी बात है, वैसे भी दूसरों की परछाई बनना अच्छी बात नहीं है। ये कहते हुए उसकी आंखों में अजीब से भाव थे, जिसे पढ़ पाना मुश्किल था। रियाना तिरसांस के कैबिन से बाहर निकल गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अभी भी तिरसांस की करीबी उसे इफेक्ट कर रही थी, इसलिए वो अब वहां से जाना चाहती थी। उसने ऋषभ और रश्मिका को मैसेज कर दिया, घर जाने का बता दिया और वहां से पार्किंग में चली गई, जहां उसकी स्कूटी खड़ी थी। वो स्कूटी में बैठकर वहां से निकल गई। इधर तिरसांस अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसे अभी भी अपने हाथों में रियाना की कमर की महसूस हो रही थी। वो अपने हाथों को देखकर बेहद अजीब तरीके से बोला, तुम जितना मुझसे दूर रहोगी उतना तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि तुम और मैं बहुत अलग, हमारा एक होना नामुमकिन है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन थे।
मगर उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वो अपने जगह से खड़ा हुआ और वहां से अपने प्राइवेट रूम में चला गया। वो इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने स्विच दबाया और बालकनी में चला गया। उसके एक हाथ में सिगरेट थी। वो एक टक चांद को देख रहा था जिसमें उसे रियाना का चेहरा नजर आ रहा था। वो अपनी आंखें भींचते हुए बोला, मत करो परेशान जाना। तुम्हारा मेरे ख्यालों में इस तरह आना मुझे तुम्हारे करीब आने के लिए मजबूर करता है, मगर अगर मैं तुम्हारे करीब आया तो कयामत आ जाएगी, तुम मारी जाओगी। इतना बोलकर उसने आंखें खोली जो हद से ज्यादा लाल थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और जैसे ही फ़ोन ओपन किया उसमें रियाना और उसके बचपन की फ़ोटो थी जिसमें वो बिना भाव के खड़ा था, मगर रियाना उसकी पीठ पर चढ़कर उसके चेहरे को देख रही थी, जिसे देख करना चाहते हुए भी उसके ठंडे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मगर जैसे ही चांद की परछाई उस पर पड़ी उसे सुकून मिलने लगा। कुछ देर बाद वो वहाँ से बाहर आया और वो उस कमरे से निकला और वहाँ से कैबिन में आ गया। उसने अपने चेयर से कोट उठाया और वहाँ से चला गया। इधर रियाना इस वक्त अपनी जगह पर बैठकर काम कर रही थी। तभी वहाँ पियून आया और बोला, मिस कपूर, आपको बॉस बुला रहे हैं। जिसे सुनकर रियाना अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो वहाँ से सीईओ के कैबिन में चली गई। उसने नॉक किया। अंदर से एक मिडिल एज आदमी की आवाज़ आई, कम इन। रियाना अंदर आई। उसने देखा कंपनी के सीईओ मिस्टर कमल शर्मा अपने ही उम्र के एक आदमी के साथ बैठे थे। जैसे ही कमल ने रियाना को देखे उसकी आंखों में चमक आ गई। वो रियाना को ऊपर से नीचे तक देखने लगे, जिसे देखकर रियाना अनकंफर्टेबल हो गई। उसके हाथों की मुठ्ठियां कस गई। रियाना बोली, बॉस आपने मुझे बुलाया है। जिस पर वो कमल शर्मा बोले, अरे रियाना तुम आ गई। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि तुम हमारा कुछ एंटरटेनमेंट कर सको। तभी उसे याद आया इस कमल ने मजबूत करने पर असली रियाना ने शॉर्ट ड्रेस पहनकर ड्रामा किया था, क्योंकि असली रियाना मान नहीं रही थी। तो कमल शर्मा ने उसे ये कहकर मजबूर किया, अगर अपनी जॉब पर रहना है तो तुम्हें यह सब करना पड़ेगा। तब रियाना को जॉब का बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वो मजबूरी में ये सब कर गई। मगर नितारा बहुत ही खतरनाक थी। कमल रियाना की तरफ बढ़ चुका था। वो जैसे ही रियाना का हाथ पकड़ने का हुआ, रियाना ने एक जोरदार किक उसके निचले भाग में मारा, जिससे कमलनाथ की दर्दनाक चीख वहां गूंज उठी। उसने अपने दोनों हाथों को अपने निचले भाग पर रख दिया। वो दर्द से बिलबिला उठा। वो जमीन पर बैठकर रोने लगा, क्योंकि वो दर्द असहनीय था। रियाना घुटनों के बल बैठी। उसने कमल शर्मा के बालों को मुट्ठी में बींचा और नफरत से बोली, साले नाली के कीड़े, तू मुझे छुएगा हरामजादे, अब छूना क्या हुआ। रियाना इस वक्त बहुत ही डरावनी लग रही थी, जिसे देखकर वो दोनों डर गए। रियाना ने कमल शर्मा के सर को जोर से जमीन पर दे पटका, जिससे एक बार फिर उसकी चीख निकल गई। मगर केबिन साउंड प्रूफ होने की वजह से वो आवाज़ बस केबिन तक ही रह गई। उसने एक नज़र गुस्से से उस आदमी को देखा जो कि कमल शर्मा का असिस्टेंट था। वो भी कमल शर्मा जितना ही अय्याश और घटिया था। रियाना की नज़रें खुद पर महसूस कर कमल शर्मा का असिस्टेंट राघव रावत डर से कांप गया। वो कांपने लगा। तभी रियाना बोली, अभी मेरा रिजाइनिंग लेटर बनाओ। जिस पर असिस्टेंट कमल शर्मा को देखने लगा, जिसे देखकर रियाना के चेहरे पर मौत जैसी ठंडक छा गई और वो गुस्से में बोली, ओ सुअर की शक्ल के अवसी दरिंदी, जो बोला वो कर, वरना तेरे और तेरे बॉस की मैयत उठाने का भी टाइम नहीं लगेगा। इतना बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगी, जिसे देखकर राघव डर गया और वह जल्दी से लैपटॉप पर बैठा और उसने जल्दी से रिजाइनिंग लेटर बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर फिर भी वो स्पीड में लिख रहा था। कुछ देर बाद रिजाइनिंग लेटर तैयार हुआ था। रियाना ने कमल शर्मा का अंगूठा उस रिजाइनिंग लेटर में लगा दिया। उसने उस लेटर को पकड़ा और वहां से दरवाजे के पास गई। तभी उसे कुछ याद आया और वो पीछे मुड़कर दोनों को देखने लगी। फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए अपने दिमाग में ये ख्याल निकाल दो, क्योंकि तुम दोनों के अभी के कारनामे मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं। उसके बाद वो वहां से चली गई। उसने उस रिजाइन लेटर को बैग में रखा और उसकी एक कॉपी रिसेप्शन को देकर वहां से चली गई। रियाना के जाने के कुछ देर बाद वहां पुलिस आ गई। पुलिस रिसेप्शनिस्ट से बोली, कमल शर्मा और राघव रावत कहाँ। जिस पर रिसेप्शनिस्ट ने कैबिन की तरफ इशारा कर दिया, जो कि 30वें फ्लोर पर था। पुलिस जल्दी से लिफ्ट में चढ़ी और कुछ ही देर में कैबिन से बाहर आ गए। वो बिना किसी वार्निंग के कैबिन के अंदर घुसे। उन्होंने सामने देखा कमल शर्मा सोफे पर बैठे थे, जिसके माथे पर चोट आई थी, मगर अभी वहां पर बैंडेज लगा हुआ था। वही वो असिस्टेंट सामान को ठीक कर रहा था। मगर जैसे ही उन दोनों ने पुलिस को देखा, वो हैरान रह गए। कमल शर्मा बोले, इंस्पेक्टर क्या बात है। जिस पर इंस्पेक्टर बोले, मिस्टर कमल शर्मा एंड राघव रावत, यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। इतना बोलकर उन दोनों के हाथों में हथकड़ी पहना दी और वो दोनों छूटने की कोशिश करने लगे।
मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस उन दोनों को घसीटते हुए वहां से लेकर चली गई। पूरा कंपनी स्टाफ हैरान थे, मगर जिन लोगों के साथ कमल शर्मा और राघव रावत ने बदतमीजी की थी वे लोग खुश थे। तभी रिसेप्शनिस्ट का फ़ोन आया, जिसे सुनकर रिसेप्शनिस्ट बोला, ओके सर, हो जाएगा। इधर दूसरी तरफ रियाना का मूड अब ठीक हो चुका था, क्योंकि उसने उन दोनों की धुलाई बहुत ही अच्छी तरह से करी थी। वो सरीन मैंसन पहुंची और अंदर चली गई। वो आज थोड़ा जल्दी आ गई थी। सब लोग हॉल में बैठे हुए थे, मगर रोहिणी जी और तान्या सारा अद्विक वहाँ मौजूद नहीं थे। निशांत अभी बाहर पढ़ाई कर रहा था, इसलिए वो सालों से घर नहीं आया था। रियाना ने भी उन सबको इग्नोर किया और वहाँ से ऊपर चली गई। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उसे रोहिणी जी की आवाज़ आई। पहले तो वो जाने को हुई, तभी उसके कानों में कुछ बात गई जिससे वो हैरान रह गई। रोहिणी जी कॉल पर बोल रही थी, डार्लिंग चिंता मत कर, तुम्हारी बेटी और मैं सरीन मैंसन में हूँ। सरीन फैमिली को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। रियाना सन रह गई। वो हकलाते हुए बोली, मतलब मैं प्रतीक सरीन की बेटी नहीं हूँ तो फिर मैं किसकी बेटी हूँ? इतना सोचकर वो दौड़कर अपने कमरे में चली गई। रियाना जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंची, उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, आखिर मॉम ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं तो हमेशा सरीन खानदान से नफरत करती आई हूँ, मगर उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं मिस्टर सरीन की बेटी ही नहीं हूँ। फिर मुझे अनाथ आश्रम में क्यों छोड़ा गया? क्या मेरे रियल डैड ने मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ा? मगर क्यों? आखिर मॉम और डैड की क्या मजबूरी थी? ऐसी क्या दुश्मनी जो उन्होंने खुद की औलाद को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया? क्या ऐसा वो कुछ है जो मुझे पता होना चाहिए? फिर जल्दी से उसने अपना फ़ोन उठाया। उसने फ़ोन पर कुछ बोला और फ़ोन रख दिया। वो वहाँ से बाथरूम की तरफ चली गई। वो शावर के नीचे खड़ी होगी, फिर बावीन होकर बोली, जब मोम ने मुझसे इतने बड़े झूठ बोले हैं तो क्या मैं उनकी बेटी हूँ? ये भी झूठ हो सकता? नहीं नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, मगर मेरे दिमाग में ये बात जब आई है तो मैं इसे कन्फर्म कर रहूँगी, वरना मुझे चैन नहीं मिलेगा और मैं अपनी मोम पर हमेशा डाउट करती रहूँगी। वो शावर लेकर बाहर आई। उसके बाद उसने एक लूज टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन लिए। उसने बालों को सूखा कर एक बन बना लिया। उसके बाद वो वहाँ से नीचे चलेगी, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। तभी ओल्ड सरीन मिस्टर विजय सरीन बोले, कल भारद्वाज फैमिली में राजन जी और सावित्री भाभी की 70वीं एनिवर्सरी है। पूरी फैमिली को इनविटेशन है, इसलिए सब तैयार रहना। मगर मिस रोहिणी मल्होत्रा, चूंकि आप हमारी फैमिली के मेंबर नहीं हैं, इसलिए आप हमारे साथ नहीं चल सकती। जिसे सुनकर रोहिणी जी ने दांत पीस लिए, मगर वो कुछ नहीं बोली। तभी रिया ने बोली, मिस्टर ओल्ड सरीन, मैं भी नहीं आना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी मुझे मिस्टर सरीन की बेटी के तौर पर जाने। वैसे तो भारद्वाज फैमिली ये सब जानती थी, मगर वहाँ और भी मेहमान हो गए। खैर, मुझे आप लोगों से कुछ बोलना था। जिसे सुनकर सब रियाना को देखने लगे, क्योंकि रियाना किसी से कोई भी बात नहीं करती थी, मगर आज वो थोड़ी नरमी से बात कर रही थी, इसलिए सब कुछ लोगों को छोड़कर। तभी रियाना बोली, वो एक्चुअली मैं हमेशा हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करती हूँ, तो क्या इस बार आप भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं? जिसे सुनकर सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, जिससे रियाना ने अपनी वॉइस रिकॉर्ड ली। उसने डिनर कर लिया और वो अपनी जगह से उठी और बोली, ज़बरदस्ती नहीं, आप लोगों की मर्जी है। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल गई। भाई वो लोग बस देखते ही रह गए। आज पहली बार रियाना ने उनसे कुछ बोला था, मगर वो इतने ज़्यादा शौक थे कि उन्हें कुछ बोलने का होश ही नहीं रहा। जब उन्हें होश आया तब तक रियाना जा चुकी थी। तभी विजय जी बोले, मैं और सरोज जी को छोड़कर बाकी सभी लोग कल हॉस्पिटल जाएंगे और खून डोनेट करेंगे। जिसे सुनकर सब ने हाँ में सिर हिला दिया, मगर तान्या को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। क्यों वो लोग रियाना को इतना पसंद करते हैं, जबकि वो इस घर की बेटी है। मगर वो भूल गई थी कि रियाना भले ही अर्चना जी और प्रतीक जी की बेटी ना हो, मगर फिर भी कोई ये बात नहीं बदल सकता। रियाना भी प्रतीक जी का ही खून है। मगर वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो अपनी जलन खुलकर सबके सामने नहीं दिखा सकती थी। सभी लोग डिनर किया और अपने कमरे में चले गए। किसी को भी रियाना पर शक नहीं हुआ, क्योंकि ये सच था। रियाना हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट किया करती थी। रियाना के कमरे में वो बेड पर लेटी हुई थी। वो अपने मन में बोली, सॉरी मॉम, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं हमेशा आप पर शक करूंगी। रोहिणी जी के कमरे में उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। जैसे ही कॉल उठाई गई, वो प्यार से बोली, डार्लिंग, कल भारद्वाज मैंसन में एनिवर्सरी पार्टी, इसलिए मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। जिसे सुनकर वो शख्स बोला, ठीक है डार्लिंग, काम हो जाएगा। इतना बोलकर उन दोनों ने कुछ और बात की और फ़ोन रख दिया। अगली सुबह सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी विजय जी बोले, रियाना, तुम्हारी दादी और मेरे अलावा सब ब्लड डोनेट करेंगे। जिस पर रियाना बोली, ठीक है। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। जिस फ़ोन पर क्यूटी नाम फ्लैश हो रहा था, उसने फ़ोन उठाया, मगर गलती से स्पीकर पर चला गया।
तभी उधर से एक लड़के की आवाज़ आई, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए क्योंकि सब पहचान गए थे ये ऋषभ भारद्वाज है। तभी उधर से ऋषभ की आवाज़ आई, हेलो कप के क्या कर रही हो, जिसे सुनकर रियाना बोली, नाश्ता कर रही हूँ, तू बता। ऋषभ बोला, मैं रूम में रेडी हो रहा हूँ, रश्मि और मैं भी हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे, तू कब निकल रही है। जिस पर रियाना बोली, कुछ देर बाद। तूने कॉल क्यों किया। जिस पर ऋषभ बोला, हाँ याद आया, सुन ना, आज दादू दादी की एनिवर्सरी है, इसलिए आ जाइए, मुझे बहाना नहीं सुना। अब भाई मुझे रश्मि को भी कॉल करना है। इतना बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। भाई सब हैरान थे। तभी रोहिणी बोली, रियू तुम ऋषभ भारद्वाज को जानती हो। जिस पर रियाना बोली, यस मॉम मैं जानती हूँ, इवन मैं रश्मि और ऋषभ बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं। जिसे सुनकर सबको याद आया, सच में बचपन से वे तीनों एक ही साथ रहते थे और ऋषभ बचपन से ही रियाना को अपनी बहन मानता था और कपकेक बुलाता था क्योंकि रियाना के गाल सच में बहुत ही मुलायम थे। सारा के हाथों की मुठ्ठियां कस गई। वो ऋषभ को बचपन से पसंद करती थी मगर ऋषभ उसे बचपन से ही नापसंद करता था। मगर सारा इसका जिम्मेदार भी रियाना को ही मानती थी, जबकि वो तो कुछ बोलती भी नहीं थी। सबका नाश्ता हो चुका था, इसलिए विजय जी और सरोज जी के अलावा सभी लोग रियाना के साथ हॉस्पिटल निकल गए। उधर ऋषभ और रश्मिका पहले ही हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। तभी दोनों ने देखा सरीन फैमिली और रियाना आ गई। मगर सरीन फैमिली को देखकर दोनों हैरान थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था रियाना उन्हें भी लाएगी, क्योंकि वो दोनों जानते थे रियाना सरीन फैमिली से नफरत करती है। मगर उन दोनों ने सरीन फैमिली को ग्रीट किया। वे लोग प्राइवेट एरिया से आए थे, इसलिए उन्हें किसी ने नहीं देखा। रियाना उन सबको एक रूम में ले गई जहाँ इस वक्त एक डॉक्टर और नर्स थे। रियाना मुस्कुराते हुए बोली, हेलो अंकल, हेलो दी। वो दोनों भी मुस्कुराते हुए बोले, हेलो रियो, कैसे हो तुम। जिस पर रियो बोली, ठीक हूँ, मैं ब्लड डोनेट करने आई हूँ और ये लोग भी ब्लड डोनेट करेंगे, इसलिए आप लोग हमारा ब्लड लीजिए। डॉक्टर और नर्स ने सबको एक बोतल खून दे दिया। सब चले गए क्योंकि सबको कहीं ना कहीं जाना था। रियाना ने ऋषभ और रश्मिका को भेज दिया। उसके बाद वो डॉक्टर के केबिन में चली गई। उसने डॉक्टर प्रमोद, जो कि उसके जान पहचान वाले थे, उन्हें रोहिणी जी और अपना डीएनए करने को बोला और इस बारे में किसी को पता न चले ये भी बोला, जिसे सुनकर डॉक्टर ने हामी भरी। उसके बाद रियाना वहां से चलेगी। डॉक्टर उसके पहचान के थे, इसलिए उसे डीएनए रिपोर्ट आज रात तक ही मिल जाने वाली थी। मगर वो प्रेयर कर रही थी कि उसका डाउट गलत साबित हो। रियाना हॉस्पिटल से निकल गई, मगर तभी उसने देखा बाहर ऋषभ की गाड़ी खड़ी थी जिसमें रश्मिका भी बैठी हुई थी। वो भी जाकर रश्मि के साथ बैठ गई। वहीं ऋषभ ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। ऋषभ ने गाड़ी को कॉलेज के लिए मोड़ दिया। तभी रियाना बोली, तुम दोनों अभी तक यहाँ क्यों हो। जिस पर ऋषभ बोला, कब के तुम्हारे बहन ना कैसे जाते, खैर आज पार्टी में आना जरूरी है। जिस पर रियाना बोली, हाँ आ जाऊंगी, मगर वो आज कुछ परेशान सी थी। ऋषभ और रश्मिका ने रियाना से इस बारे में पूछा, मगर रियाना ने कुछ नहीं बताया, जिस वजह से उन दोनों ने फिर से फोर्स नहीं किया। कुछ देर बाद उनकी कॉलेज में आकर रुकी। रश्मिका और रियाना कार से उतरी। वही ऋषभ कार को पार्किंग में करने चला गया। उसके बाद तीनों कॉलेज के अंदर चले गए। आज भी सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे, मगर उन तीनों कोई भी इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। वे तीनों जल्दी ही क्लास में पहुंच गए जहां पहले से ही सभी स्टूडेंट बैठे हुए थे। रियाना, ऋषभ और रश्मिका तीनों एक साथ एक बेंच पर बैठ गए। उन तीनों को साथ देकर सारा और रियाना से और भी नफरत उनसे हो रही थी। वहीं उनके बैठने के कुछ देर बाद प्रोफेसर क्लास में आ गई। तो ये वही प्रोफेसर थी जिसने तुषार और रोनित को पनिश किया था। वो अपना सब्जेक्ट पढ़ाने लगी। वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, इसलिए कोई भी क्लास में जोर करने की हिम्मत नहीं करता था। वो अपनी क्लास लेने के बाद वहाँ से निकल गई। उसके बाद 2 क्लासेज और हुई। उसके बाद सबने लंच ब्रेक हो गया। रियाना, ऋषभ, रश्मिका वहाँ से कैफेटेरिया में चले गए, मगर वहाँ आज त्रिशांश मौजूद नहीं था। मगर फैब 5 के बाकी मौजूद मेंबर वही थे। उसकी नज़र जैसे ही रियाना पर पड़ी, वे उसे देखने लगे, मगर उसके साथ ऋषभ को देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि ऋषभ त्रिशांश का भाई था। तभी अद्विक उनको हैरान देखकर बोला, वो तीनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड है। जिसे सुनकर सभी लोग अद्विक को देखने लगे, फिर शक भरी नज़रों से उसे देखने लगे। फिर उसे देखते हुए बोले, अभी ये बात तुझे कैसे पता चली। जिस पर अद्विक शक पा गया, मगर फिर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, क्योंकि त्रिशांश मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड है, हमारी फैमिली भी फैमिली फ्रेंड है, इसलिए मुझे पता है। जिसे सुनकर वो लोग मान गए। तभी अस्मित बोला, वैसे ये रियाना बहुत ही खतरनाक है,
ये दे त्रिशांश भारद्वाज को करे की कसर बुला सकती है, मगर एक बात को मुझे ना सच में रियाना के लिए बुरा लगता है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। वो टॉपर थी, यहाँ तक कि इतनी सुंदर थी, मगर फिर भी त्रिशांश ने उसे रिजेक्ट कर दिया। मगर मैं त्रिशांश को बदले होता तो मैं कभी भी उसे रिजेक्ट नहीं करता। तभी वैसी बोली, सच में यार तुझे तो रियाना बहुत ही क्यूट लग रही है। मगर वो त्रिशांश से इतनी चिपकती थी, शायद इसलिए उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। खैर, रियाना ने रिजेक्ट होने के बाद त्रिशांश को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। फिर सब ने हामी भरी, क्योंकि जिस तरह की दीवानी रियाना थी उस हिसाब से रियाना एक दिन के अलावा त्रिशांश को इग्नोर नहीं कर पाती। मगर आज 4 दिन हो गए थे। इन 4 दिनों में रियाना ने त्रिशांश को एक नज़र देखने की भी जहमत नहीं उठाई थी। वो बस अपने काम या दोस्तों के साथ ही बिजी रहती। वही अद्विक को अच्छा लग रहा था कि रियाना बदल गई है, क्योंकि रियाना को भी तान्या जितना ही प्यार करता था, इसलिए वो हमेशा रियाना की भलाई के बारे में ही सोचता था। सारा और तान्या अपने तीनों दोस्तों के साथ बैठे थे। उनमें से एक लड़की जिसका नाम पलक था और 2 लड़के थे जिसका नाम आरुष और नमित था। तभी आरुष बोला, ये रियाना तो काफ़ी सुंदर है, देखो ना कितनी हॉट लग रही है। वही आरुष के मुंह से रियाना की तारीफ सुनकर तान्या और सारा और पलक का चेहरा अजीब हो गया, मगर सारा ने अपने भाव छुपा लिए और वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सही बोला, रियाना सच में बहुत सुंदर है। जिसे सुनकर पलक बोली, मेकअप कर कर ही अच्छी लग रही होगी, वो तुमसे ज़्यादा सुंदर नहीं है तान्या। जिसे सुनकर तान्या को अच्छा लगा, मगर उसने खास रिएक्ट नहीं किया। तभी पलक बोली, वैसे ये रियाना ऋषभ को कैसे जाती है, जबकि वो तो त्रिशांश सर का भाई है। और भारद्वाज फैमिली और सरीन फैमिली तो फैमिली फ्रेंड है ना। जिसे सुनकर सारा नफरत से बोली, हाँ फंसा लिया होगा रियाना ने ऋषभ को। वैसे भी वो तो त्रिशांश सर को पसंद करती है, मगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए ऋषभ के जरिए वो उनके क्लोज जाने की कोशिश कर रही है। तभी पलक नफरत से बोली, कितनी घटिया है रियाना, इस जैसी बाजारू लड़कियों को तो कोठे पर बैठना जाना चाहिए। जिसे सुनकर सारा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर तभी किसी ने उसकी टेबल को नीचे फेंक दिया, जिससे वो डर से कांप गए। वही सभी लोग चौंक कर सारा की टेबल की तरफ देखने लगे, जहाँ ऋषभ गुस्से में सारा और उनके दोस्तों को ही घूर रहा था। ऋषभ भी गुस्से से लाल आंखें देखकर सारा डर से कांप गई। तभी ऋषभ चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी कप के बारे में गलत बोलने की। सारा, सरीन, सो कोल्ड मासूम तान्या, सरीन, तुम दोनों को तो पता है ना, रियू और मैं बचपन से बेस्ट फ्रेंड है। जिसे सुनकर उन दोनों का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सारा और तान्या कुछ बोलने के ही हुई। तभी ऋषभ चिल्लाते हुए बोला, खबरदार, अगर किसी ने भी मेरी रियू के बारे में गलत बोला तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। रियू और मैं बचपन से दोस्त हैं और मैं उसे हमेशा से ही अपनी बहन मानता हूँ, इसलिए उसके बारे में बकवास करने की हिम्मत भी मत करना। भाई उसे पसंद नहीं करते या उन्होंने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर दिया तो उन दोनों के बीच का मैटर है। तो तुम घटिया लोग बीच में टांग मत घुसाओ, वरना मैं तुम्हारी उस टांग को ही काट कर फेंक दूंगा, जिससे तुम उस टांग पर चलने के लायक ही नहीं बचोगे। इतना बोलकर वो तीनों वहाँ से चले गए। वही पूरा कैंटीन चुप हो गया। उन लोगों ने सोच लिया कि वो कभी भी रियाना के बारे में नहीं बोलेंगे। वही पलक और बाकी दोनों सारा और तान्या को हैरानी और नाराज़गी भरी नज़रों से देखने लगे। उसके बाद भी वो बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। सारा और तान्या बस उन्हें देखते ही रह गए। उनके जाने के बाद सारा नफरत से बोली, ये सब उस घटिया रियाना की वजह से हो रहा। उसकी बातें सुनकर तान्या बोली, बस करो सारा और चलो यहाँ से। वो दोनों भी वहाँ से चले गए। इधर अद्विक ने के टेबल पर रागिनी बोली, यार अद्विक, ये सारा और तान्या तेरी ही बहनें हैं ना। जिस पर अद्विक उसे देखने लगा। रागिनी बोली, नहीं तुम तो ऐसे नहीं हो, मगर तुम्हारी दोनों बहनें कुछ अलग लगती है, मतलब जैसे वो डबल फेस वाली हो। जिस पर अद्विक रागिनी को घूरने लगा, मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो बेफिक्री से बोला, तुम्हें बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं, मगर मुझे सारा और तान्या दोनों लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। पता नहीं क्यों रियाना को पसंद नहीं करती, जबकि वो इन दोनों की तरह मासूम बनने का ढोक नहीं करती। वही उसकी बातें सुनकर वैष्णवी और अस्मित हैरान थे, क्योंकि रागिनी ऐसी ही थी, उसे सच बोलने में झिझक नहीं होती थी, इसलिए कोई उसकी बातों को दिल पर नहीं लेता था। रागिनी ने सबके चेहरे देखे, फिर वो कन्फ्यूजन से सबको देखते हुए बोली, क्या बात है, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जिस पर वैष्णवी उसके कान में बोली, रागिनी यार तुम ऐसी बातें कैसे बोल सकती हो, वो अद्विक की बहन है, जबकि रियाना तो उसके लिए अनजान है। तभी रागिनी बोली, हाँ तो इसमें क्या हुआ, सच तो नहीं बदलेगा। भले ही तान्या और सारा अवी की बहन है, मगर वो दोनों लड़कियां डबल फेस वाली हैं।
इतना बोलकर वो लंच करने लगे। अद्विक कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अस्मित बोला, शायद रागिनी की बातों का अभी ने बुरा मान लिया। जिस पर रागिनी बोली, अगर वो मेरे सच बोलने पर बुरा मानता है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके सुनकर दोनों ने अपना सिर ना में हिला दिया। इधर दूसरी तरफ तिरसांस इस वक्त अपने कैबिन में बैठा कर लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी कैबिन लॉक हुआ। तिरसांस ने कम इन बोला तो वहां उसका असिस्टेंट आया और डरते हुए तिरसांस को देखा और फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोला, बॉस दादी माँ का कॉल आया, वो आपको घर बुला रही हैं। जिसे सुनकर तिरसांस ने अपनी नजरें उठाकर असिस्टेंट को देखा और असिस्टेंट डर से हकलाते हुए ठूक गटर लिया। फिर हकलाते हुए बोला, बॉस मेरी क्या गलती है, वो तो बस दादी माँ का ऑर्डर है। जिस पर तिरसांस कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। वही जब असिस्टेंट मोहित ने तिरसांस को जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे चला गया। वे दोनों पार्किंग में आकर कार गाड़ी में बैठे और उनकी कारें वहां से भारद्वाज मैंसन में के लिए निकल गई। शाम का समय पूरी सुरीन फैमिली रेडी थी क्योंकि वो सब पार्टी में जाने वाली थी, मगर रोहिणी जी पहले ही वहां से जा चुकी थी क्योंकि उन्हें भी पार्टी में जाना था। शाम का वक्त सरीन फैमिली के साथ रियाना नहीं जाने वाली थी, जिसे देखकर सारा बहुत खुश हो गई थी क्योंकि वो और तान्या उन्हें दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मगर उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि रियाना भी पार्टी में शामिल होने वाली थी क्योंकि उसे ऋषभ की तरफ से इनविटेशन मिला था। सरीन फैमिली ने रियाना का इंतजार किया, मगर जब वो नहीं आई तो तान्या बोली, मोम डैड चलिए ना, वो हमारे साथ नहीं आएगी, वैसे भी वो पार्टी में तो आने ही वाली है। जिसे सुनकर सभी लोग न चाहते हुए भी मान गए। वही जब अद्विक ने तान्या के एक्सप्रेशन देखे तो वो मन ही मन बोला, कहीं सच में तो तान्या और रियाना को नापसंद करती है, मगर इससे बुरा भी तो नहीं है क्योंकि कोई भी लड़की अपने पापा के नाजायज मंचों को कैसे अपनी बहन मान सकती है, मगर वो तो मानता है। फिर उसने अपने ख्याल झटक लिए क्योंकि तान्या बचपन से ही अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर पा सकती थी। सरीन फैमिली वहां से निकल गई। वही रियाना के कमरे में वो भी पार्टी के लिए रेडी हो रही थी। वो और रश्मिका साथ जाने वाले। उसने बेहद एलिगेंट ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई थी जिससे वो किसी खूबसूरत पेंटिंग से निकली हुई अप्सरा लग रही थी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने अपने फ़ोन देखा तो उसमें डॉक्टर का कॉल आ रहा था, जिसे देखकर उसका दिल बेचैन हो उठी। उसने एक लंबी सांस ली और फिर फ़ोन उठा लिया। उसने फ़ोन उठाकर कान में लगा दिया। वहाँ से आवाज़ आई, रियाना बेटे मैंने आपको रिबेट मेल कर दी है। जिस पर रियाना बोली, ओके अंकल। इतना बोलकर उसने फ़ोन रखा और अपने लैपटॉप खोल लिया और उसमें अपना ईमेल खोला। तभी उसे डॉक्टर द्वारा भेजा गया ईमेल नज़र आया, जिसे देखकर रियाना मेल को देखने लगी। अभी भी उसमें उस मेल को खोलकर नहीं देखा था, मगर उसे मेल को खोलकर देखना ही था, इसलिए उसने मेल को खोल दिया। मगर जैसे ही उसने उस रिपोर्ट को पढ़ा उसके हाथों से फ़ोन छूटकर गिर गया। उसकी आंखें हद से ज़्यादा लाल थी, साथ ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगी। वो और दम से ज़मीन पर बैठ गई। वो अपनी खाली आंखों से सामने दीवार को घूरने लगी। अब उसका पार्टी में जाने का कोई भी इरादा नहीं था। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उस पर रश्मि नाम शो हो रहा था। रियाना ने आंखें साफ की, मगर उसकी आंखों से अभी भी आंसू टपक रहे थे। उसने रश्मिका का कॉल उठाया। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, रियू किधर हो तुम? जिस पर रियाना नॉर्मल वॉइस में बोली, रश्मि मैं नहीं आ पाऊंगी, एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ऑफ लग रही है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी, तू अंकल आंटी के साथ चली जा। रश्मि बोली, क्या हुआ बेबी, मैं आऊँ क्या? जिस पर रियाना बोली, नहीं नहीं तुम मत आओ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर दर्द है। जिस पर रश्मिका बोली, ठीक है फिर दवाई लेकर रेस्ट करो, मगर कल तो कॉलेज आओगी ना? जिस पर रियाना बोली, हाँ मैं कल कॉलेज आ जाऊंगी, अब तुम पार्टी में जाओ। रश्मिका बोली, ठीक है ध्यान रखा। इतना बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद रियाना के रुके हुए आंसू फिर से बहने लगे। वो वॉशरूम में गई और शावर के नीचे खड़ी हो गई। ठंडा पानी उसके पूरे शरीर पर गिर रहा था। वो नीचे बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोते हुए उसकी हिचकियाँ बंद गई। इधर दूसरी तरफ तिरसांत जो इस वक्त तैयार हो रहा था, उसे बेचैनी हो रही थी। उसने अपने आंखें बंद कर दी। उसके आंखों के सामने रियाना का चेहरा आने लगा, जिससे उसकी बेचैनी शांत होगी। वो अपने मन में बोला, जाना। इसी के साथ उसके चेहरे पर काती मुस्कान आ गई। इधर रियाना की आंखें हद से ज़्यादा लाल थी। वो बाहर आई। उसने अपने कपड़े बदले और एक टी शर्ट और पजामा पहन लिया। उसे फीवर जैसा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने फीवर की दवाई ली। उसके बाद वो बेड पर लेट गई। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो एक टैक्सी लिख को देखने लगी। उसकी आंखों के सामने वो रिपोर्ट घूमने लगी, जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव थी, मतलब रोहिणी जी उसकी मॉम नहीं थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि रोहिणी जी उसकी मॉम नहीं है। वो अपने मन में बोली, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला मॉम? ओ सॉरी मॉम नहीं, क्योंकि आप तो मेरी मॉम है ही नहीं। इतना सोचकर उसकी आंखों में फिर से आंसू बहने लगे।
कुछ और सोचने के लिए अभी उसका माइंड काम नहीं कर रहा था। वो अभी कुछ अकेलापन फील कर रही थी। फीवर की वजह से उसका सिर भारी होने लगा, जिससे वो नींद में चली गई। इधर दूसरी तरफ भारद्वाज मैंसन में पार्टी स्टार्ट हो गई थी। इसी वक्त सभी लड़कों की नज़र तान्या पर बनी हुई थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था, जिसमें वो किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। वो उस पार्टी में किसी को देख रही थी, मगर उसे वो दिख नहीं रही था, जिससे वो उदास हो गई। भारद्वाज फैमिली सरीन फैमिली से मिली। आइए मिलते हैं भारद्वाज फैमिली के बारे में। दादा दादी मिस्टर राजन भारद्वाज एवं मिसेज सावित्री भारद्वाज। माँ पापा मिस्टर राहुल भारद्वाज एंड मिसेज तारा भारद्वाज। इनका इकलौता बेटा त्रिशांश भारद्वाज। चाचा चाची मिस्टर रोहन भारद्वाज एंड मिसेज रीता भारद्वाज। और इनके 2 बच्चे हैं, वो भी ट्विंस ऋषभ भारद्वाज एवं रिसाना भारद्वाज। विजय जी और सरोज जी ने राजन जी और सावित्री जी को सालगिरह की बधाई जी। उसी के साथ पूरे सरीन परिवार ने भी उन्हें बधाई दी। तभी सावित्री जी बोली, वैसे हमारी कपकेक नज़र नहीं आ रही, कहाँ वो? जिस पर विजय जी बोले, रियू अपने दोस्तों के साथ आने वाली है। जिसे सुनकर उन दोनों ने सिर हिला दिया। भारद्वाज फैमिली भी रियाना को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा चुलबुली थी। पार्टी काफ़ी अच्छी चल रही थी। केक कट करने का टाइम हुआ। राजन जी और सावित्री जी आसपास देखने लगे, क्योंकि उन्हें अभी भी त्रिशांश को नहीं देखा था। वो राहुल जी से बोले, राहुल त्रिशांश कहाँ है? क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि तुम उसे कॉल कर जल्दी आने को बोले? जिस पर राहुल जी बोले, मगर माँ मैंने तो कॉल कर दिया था और उसके असिस्टेंट ने बताया त्रिशांश बहुत पहले ही घर से निकल चुका है। राहुल जी की बातें सुनकर सावित्री जी बोली, अच्छा तब वो नालायक अभी तक कहाँ? तभी वहाँ एक अट्रैक्टिव आवाज़ गूंज उठी, मैं यहाँ हूँ दादी माँ। जिसे सुनकर सब लोग एंट्रेंस की तरफ देखने लगे। यहाँ पर त्रिशांश खड़ा था, जो बेहद हैंडसम था। वो इस वक्त किसी ग्रीन गॉड की तरह लग रहा था, जैसे वो स्वर्ग का देवता हो। वही जैसे ही लड़कियों की नज़र त्रिशांश पर पड़ी, वो लोग आहे भरने लगी। तान्या की नज़र जैसे ही त्रिशांश पर पड़ी, वो बस एकटक उसे ही देखती रह गई। उसकी धड़कनें किसी रोलर कोस्टर की तरह हो रही थी। वो बिना पलक झपकाए बस त्रिशांश को देखने लगी, मगर त्रिशांश की नज़र किसी पर भी नहीं थी। वो अपने लंबे कदमों से चलाते हुए सावित्री और राजन जी के पास पहुंच गया। तभी उसने अपने गार्ड्स के हाथों से 2 गिफ्ट पैक लिया और उस गिफ्ट को राजन जी और सावित्री जी को दे दिया, जिससे राजन जी और सावित्री जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू बेचा, तुम अभी तक कहाँ थे? जिस पर त्रिशांश बोला, वो मेरी एक ज़रूरी कॉल आ गई थी। इतना बोलकर वो आसपास देखने लगा, जहाँ पूरी सरीन फैमिली मौजूद थी, मगर वहाँ रियाना नहीं थी। जिसे देखकर उसने अपनी नज़रें वहाँ से फेर ली। वही तान्या ने जब त्रिशांश की नज़र खुद पर महसूस की, तो वो बहुत खुश हो गई, मगर त्रिशांश ने बस सेकंड भर ही उस पर नज़र डाली और अपनी नज़रें हटा ली, जिससे वो उदास हो गई। वही जब सारा ने उसे उदास देखा, तो वो चेतावनी देते हुए बोली, तन्नू तू सैड मत हो, तुम्हें पता है ना त्रिशांश जीजू ऐसे ही है, मगर जब उनकी शादी तुमसे हो जाएगी तो वे तुम्हें बहुत ही प्यार करेंगे। आखिर तुम सरीन खानदान की इकलौती बेटी जो हो, तो तुम सरीन खानदान की जायज़ ही बेटी। जिसे सुनकर तान्या खुश होगी, मगर फिर भी वो अच्छा बनने के लिए बोली, सारा ऐसा मत बोलो। वही तान्या की ऐसी बातें सुनकर सारा बोली, तनु तुम बहुत ज़्यादा मासूम हो, इसलिए तो तुम अभी भी उस घटिया लड़की के बारे में ही सोच रही, जबकि वो तो तुमसे सब कुछ छीनना चाहती है। वो तो अपनी मोम की तरह ही घटिया और चालबाज। उसकी मोम ने धोखे से बड़े पापा के साथ रिश्ता बनाया और अपनी उस नाजायज़ बेटी को तुम्हारा हक छीनने के लिए इस घर में लेकर आई। जिसे सुनकर तान्या के दिल में रोहिणी जी और रियाना के लिए नफरत उतर आई, मगर वो खुद को संभालते हुए बोली, छोड़ो ये सब बातें, चलो केक कटिंग होने वाला है। वहाँ ऋषभ ने रियाना को बहुत कॉल किए, मगर रियाना ने उसका कॉल पिक नहीं किया, जिससे उसे फिक्र होने लगी। मगर तभी उसने देखा रश्मिका और उसकी फैमिली भी पार्टी में अभी आई है, इसलिए वो उसके पास चला गया। तो उसने रश्मिका के पापा वीरेंद्र देशमुख और उसकी मोम नलिनी के पैर छू लिए। उन दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया। तभी ऋषभ ने रश्मिका का हाथ पकड़ा और वो साइड में लाकर बोला, कपकेक कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? जिसे सुनकर रश्मिका बोली, रियू का सर दर्द था इसलिए वो नहीं आने वाली थी। जिसे सुनकर ऋषभ परेशान हो गया और वो वहाँ से जाते हुए बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो घर पर अकेली होगी, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। जिसे सुनकर रश्मिका बोली, रियाना ने बोला वो ठीक है, इसलिए तो उसने मुझे भी वहाँ आने से मना कर दिया। जिस पर ऋषभ परेशान हो गया। वो गुस्से से बोला, ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है? क्या ये लड़की हमें अपना नहीं मानती, जो ये हमसे भी अपनी परेशानी नहीं बताई? जिस पर रश्मिका बोली, रिशु डोंट वरी, कल वो कॉलेज जाने वाली है, हम उसे कल अच्छे से डांटेंगे। जिसे सुनकर ऋषभ ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी उसे पीछे से आवाज़ आई, भाई। जिसे सुनकर रश्मिका और ऋषभ पीछे मुड़कर देखे,
जहाँ पर रिसाना खड़ी थी। रिसाना बोली आपको दादी बुला रही है, एक्चुअली केक कटिंग होने वाला है। जिस पर ऋषभ बोला तुम चलो मैं आ रहा हूँ। रिसाना वहाँ से चली। कुछ देर बाद ऋषभ और रश्मिका भी वहाँ से स्टेज की तरफ चले गए। वही जब सारा ने ऋषभ और रश्मिका को एक साथ देखा तो वो नफरत भर गई और वो अपने मन में बोली तो ये उस घटिया लड़की की दोस्त मेरे ऋषभ के साथ इतना चिपकती क्यों रहती है, मुझे इन दोनों घटिया लड़कियों से नफरत है। इतना बोलकर वो नफरत से ऋषभ और रश्मिका को देखने लगी। इधर सावित्री जी बोली ऋषु तू कहाँ थे, तुम्हारा भाई भी आ गया। जिस पर ऋषभ बोला वो दादी मैं बस रश्मिका को लेने गया था। तभी विजय जी बोले ऋषभ बेटा क्या अभी तक रियाना नहीं आई। जिस पर ऋषभ बिना भाव के बोला नहीं वो नहीं आने वाली, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जिसे सुनकर सरीन फैमिली परेशान हो गई। रचना जी बोली क्या हुआ उसे। जिस पर ऋषभ ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर सरकास्टली बोला वो तो आप सबके साथ ही रहती है, क्या आप उसके बारे में नहीं पता रहता। जिसे सुनकर तन्या को गुस्सा आने लगा। उसे अपनी फैमिली का रियाना के फिक्र करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से ऋषभ भी रियाना को बहुत पसंद करता था, जबकि वो उससे बात तक नहीं करता था, जिस वजह से उसे जलन होने लगी थी। इसलिए वो इसी जलन के चलते बोली ऋषभ तुम मोम से ऐसा कैसे बोल सकते हो, वैसे भी उसकी मोम रोहिणी मल्होत्रा है ना कि मेरी मोम जो उसके बारे में जानकारी रखे। तान्या की बातें किसी को पसंद नहीं आई। वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वहाँ म्यूजिक भी बज रहा था। इधर जब त्रिशांश ने रियाना की तबीयत के बारे में सुना तो उसे बेचैनी होने लगी और वहाँ से बिना कुछ बोले निकल गया, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। तभी दादी जी बोली अब सब शांत हो जाए, केक कटिंग का टाइम हो गया। सावित्री जी की बातें सुनकर सब लोग चुप हो गए, मगर तान्या को ऋषभ पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। इधर सारा की आंखों में जलन उतर आई, क्योंकि ऋषभ रियाना को डिफेंड कर रहा था। सरीन फैमिली को अब पार्टी में जाने का मन नहीं कर रहा था। इधर दूसरी तरफ सरीन मैंसन के आगे एक ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकी। उस कार में से एक शख्स उतरा। वो शख्स कार से उतरकर उस मैंसन को देखने लगा। कुछ देर बाद वो वहाँ की सिक्योरिटी से बचते हुए एक कमरे की बालकनी में चला गया, जो इस वक्त हल्का सा खुला हुआ था। वो उस बालकनी में चढ़ा और अंदर चला गया। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसकी नज़र बेड पर सोई हुई लड़की पर गई, जो बेहद सुकून से सो रही थी। वो बेड के पास गया, उसकी आंखें और वॉइस खुल गई, क्योंकि उसकी आंखों सूजी हुई थी, जिस पर आंसू के निशान थे। वो उसके आंसू के निशान पर होठ चलाने लगा। वो शिद्दत से उसके चेहरे को देख रहा था। कुछ देर बाद वो उससे अलग हुआ, फिर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला जाना क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। मगर रियाना बहुत ही गहरी नींद में थी, इसलिए उसे इस बात की खबर ही नहीं थी, जिससे वो दूर रहना चाहती थी। वो शख्स उसके इतने करीब है। वो एक टक रियाना को देखने लगा, फिर प्यार से बोला जाना मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा, मगर तुम्हारी ये इग्नोरेंस मुझे तकलीफ दे रही है। मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हें कैद कर लूँ। इतना बोलकर उसने उसके माथे पर किस की और उसके बाद कुछ देर बाद उसको देखने के बाद वहाँ से चला गया। जैसे ही वह निकल गए, इधर पार्टी में केक कटिंग हुआ, मगर वहाँ त्रिशांश मौजूद नहीं था। जब सावित्री जी ने त्रिशांश के असिस्टेंट के इस बारे में पूछा तो वो बेहद शांति से झूठ बोलते हुए बोला मिसिज ओल्ड ओबरॉय बॉस की एक ज़रूरी मीटिंग आ गई थी, इसलिए उन्हें मीटिंग में जाना पड़ा। जिसे सुनकर सावित्री जी का मुंह बन गया और वो मुंह मुलाते हुए बोले इस नालायक को तो बस अपने काम से ही प्यार है। जिस पर राजन जी बोले सावित्री जी आपको तो पता है ना हमारे त्रिशांश को बस काम से कितना प्यार है। जिसे सुनकर सावित्री जी ने अपना सिर हिला दिया। तभी ऋषभ बोला दादू दादी अब तो केक कट कीजिए। सावित्री जी और राजन जी ने केक कटिंग की। उसके बाद सब को खिलाया, सब ने उनको ढेर सारे गिफ्ट दिए। तभी राजन जी बोले अब सब लोग डिनर कर लीजिए। तभी वहाँ रोहिणी जी आई, जो कब से मेहमानों को जाने का वेट कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि भारद्वाज फैमिली सबके सामने उसकी इंसल्ट। वो राजन जी और सावित्री जी से बोली मिस्टर एंड मिसिज ओल्ड ओबरॉय हैप्पी एनिवर्सरी। इतना बोलकर उन्होंने मुस्कुराते हुए 2 रैप गिफ्ट उन दोनों की तरफ बढ़ा दिए, मगर पूरी भारद्वाज फैमिली और सरीन फैमिली उसे नफरत से देखने लगी। तभी सावित्री जी बोली तुम घटिया औरत, अपना गिफ्ट अपने पास ही रखो। अगर तुमने हमारी ड्यू को जन्म न दिया होता तो हम तुम्हें अब तक जेल में डाल चुके होते, क्योंकि तुम बहुत ही गिरी हुई हो, जिसने धोखे से सबकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। वो तो हमारी अर्चना बहू काफ़ी समझदार है, इसलिए उसने तुम्हारी वजह से अपने पति को नहीं छोड़ा। वही इसकी कड़वी बातें सुनकर रोहिणी जी की आंखें लाल हो गई। वो ऐसी लग रही थी जैसे वो अभी रो देगी, मगर असलियत में उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल थी। वही प्रतीक जी नफरत से रोहिणी जी से बोले
उन्हें तो ये याद भी नहीं था कि उन्होंने कभी रोहिणी जी के साथ रात बिताई थी, मगर जब रियाना से उनका डीएनए मैच हुआ तो वो रियाना से नफरत नहीं कर पाई। उन्हें रियाना से अलग ही अटैचमेंट फील होता, वैसे उनकी अपनी हो, जो कि सच भी था, वो उनकी अपनी ही बेटी थी। वही रोहिणी जी साइड हो गई। सावित्री जी भारद्वाज फैमिली और सरीन फैमिली से बोली, चलिए हम भी डिनर कर लेते। इसके बाद वो त्रिशांस के असिस्टेंट से बोली, त्रिशांस को भी कॉल करके बुला लो, अगर वो फ्री हो गया हो तो डिनर के लिए आ जाए। जिस पर असिस्टेंट बोला, मिस्टर ओल्ड भारद्वाज बॉस यहाँ से निकल चुके हैं, डोंट वेरी, वो बस पहुँचते ही होंगे। जिसे सुनकर सावित्री जी ने अपना सिर हिला दिया और डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। बाकी लोग भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, जो सिर्फ फैमिली मेम्बर्स और फैमिली फ्रेंड्स के लिए लगाया गया था। सारा जो ऋषभ के बगल में बैठने की हुई, मगर ऋषभ ने उसे बैठने ही नहीं दिया। वो रूड वॉइस में बोला, मिस ट्रेन, ये सीट रश्मि के लिए, इसलिए आप कहीं और बैठ जाइए। जिसे सुनकर सारा का चेहरा काला पड़ गया। वो नफरत भरी निगाहों से रश्मि को देखने लगी, जो उसकी तरफ ही आ रही थी। वो मन ही मन बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रश्मि का देख मुख, तुमने मेरे ऋषभ के करीब आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, वो सिर्फ मेरा है। इतना सोचकर वो नफरत से रश्मिका को देखकर वहाँ से तान्या के पास चली गई, जिसके वहाँ पर 2 चेयर खाली थी। तान्या ने एक सीट त्रिशांस के लिए रखी ताकि वो उसके साथ डिनर कर सके। तभी वह त्रिशांस भी आ गया, जिसे देखकर सावित्री जी और राजन जी खुश हो गई। तान्या के चेहरे पर भी चमक आ गई। त्रिशांस भी तान्या की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर तान्या की धड़कनें तेज हो गई। त्रिशांस उसके पास आया, मगर वो उसके साथ नहीं बैठा, बल्कि उसके क्रॉस करके कुछ सीट छोड़कर बैठ गया, जिसे देखकर तान्या का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखें नम हो गई, मगर उसने अपनी नजरें झुका ली। तभी राजन जी बोले, त्रिशांस, आपको तो पता है ना कि आपकी और तान्या की शादी बचपन में ही फिक्स कर दी गई थी, तो आपने इस बारे में क्या सोचा? क्योंकि जब तान्या का जन्म होने वाला था तभी विजय जी और राजन जी ने डिसाइड किया था, अगर विजय जी की पोती हुई तो वे अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे, जिसके बारे में सभी लोग जानते थे। मगर सावित्री जी और तारा जी का मुंह बन गया, क्योंकि उन दोनों को तान्या पसंद नहीं थी। वो एक्स्ट्रा स्वीट बिहेव करती थी, जो उन्हें पूरी तरह से फेक लगता था। उन्हें तो रियाना पसंद थी, मगर वो रोहिणी जी की बेटी थी, इसलिए वो चाहकर भी उसे अपनी बहू नहीं बना सकते थे, क्योंकि शादी का रिश्ता प्रतीक जी और अर्चना जी की बेटी के लिए आया था, जो तान्या थी। तान्या के चेहरे पर एक चमक थी, क्योंकि वो बचपन से ही त्रिशांस को पसंद करती थी, जो वक्त के साथ प्यार में बदल गया। मगर त्रिशांस के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने एक नज़र सबको देखा, फिर बिना भाव के बोला, जैसा आप लोग ठीक लगे। क्योंकि हालांकि वो रियाना को बचपन से पसंद करता था, मगर जब उसने रियाना के करीब जाने की कोशिश की, तब रियाना की जान खतरे में पड़ गई थी। सावित्री जी और तारा जी को ये बात पता थी, इसलिए वो उन दोनों को करीब नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि उनके कुलगुरु ने बताया था कि रियाना की कुंडली में मृत्यु दोष है, जो उसकी जान लेकर आएगा अगर वो त्रिशांस के करीब जाएगी। इसीलिए उसकी पिछली जिंदगी भी बहुत ही दर्दनाक मौत मारी गई थी। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं अगले भाग में।